विद्यार्थियों, मैं शत्रुघ्न मिश्रा आज टारगेट टाइम्स के चैनल पर एक ऐसे महत्वपूर्ण पाठ की चर्चा करने चल रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। भारतीय संविधान का यह चैप्टर है मूल अधिकार। इसे हम अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। मूल अधिकार की अवधारणा या कॉन्सेप्ट का संबंध यदि हम ऐतिहासिकता की दृष्टि से विचार करें तो ब्रिटेन तक जाता है। ब्रिटेन में इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जो जनता के विकास के लिए अपरिहार्य है, अनिवार्य है। इसकी शुरुआत वहां के राजशाही द्वारा जनता को कुछ अधिकार देने के साथ शुरू हुई और यह घटना है 1215 ईस्वी में जेम्स प्रथम द्वारा अपने नागरिकों को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार देने से। इसके बाद इसका विस्तार होता गया। दुनिया के अनेक देशों में क्रांतियां हुई, बहुत सारी घटनाएं घटी जिनके परिणाम स्वरूप यह आवश्यकता महसूस की गई कि जनता के अधिकारों को संरक्षित किया जाए, अर्थात राजशाही एवं तानाशाही से उनकी सुरक्षा की जाए। इसी क्रम में दुनिया के सबसे पहले लिखित लोकतंत्रात्मक संविधान बनाने वाले देश अमेरिका ने अपने संविधान में नागरिकों के अधिकार को गारंटी के रूप में बिल ऑफ राइट्स के नाम से शामिल किया। और यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान निर्माता जब इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे, यहां रुककर हम बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मूल अधिकार भारतीय संविधान का सर्वाधिक आलोचित भाग है। संविधान सभा में इस विषय पर एक व्यापक विचार विमर्श हुआ। लगभग 38 दिन तक इस पर चर्चा चलती रही। संविधान सभा में इस बात पर सहमति हुई कि इसे हम अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ग्रहण करें। अतः भारतीय संविधान के मूल अधिकार को हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर अपनाया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य 7 वर्गों में संविधान के प्रारंभ में इसे स्थान दिया गया था। यद्यपि संविधान संशोधन के बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके तथा उसे अनुच्छेद 300A में एक कानूनी लीगल राइट के रूप में शामिल कर देने के बाद मूल अधिकारों की संख्या 6 बची है। तो आइए इस विषय को हम थोड़ा सा ध्यान दे करके समझें। सबसे पहले इसके हम अर्थ को लेते हैं कि आखिर इसे हम मूल क्यों कहते हैं। अधिकार तो अधिकार होते हैं, इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। और इसे इसलिए भी यह संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जो जनता के हितों का संपूर्ण संरक्षण करते हैं। इन्हें संरक्षित और प्रवर्तनीय बनाया गया है। संरक्षित अर्थात न्यायपालिका द्वारा इनका संरक्षण होता है और नागरिक इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है, इसे इन्फोर्स करा सकता है। इसलिए इन मूल अधिकारों का विशेष महत्व है। किसी लोकतांत्रिक देश में मूल अधिकारों के बिना उस लोकतांत्रिक विचारधारा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः भारतीय संविधान में इसका विशेष महत्व हो जाता है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4A में आगे चलकर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। विद्यार्थियों, यहां हम बता दें कि भाग 3 मूल अधिकार
भाग 4 निदेशक तत्व, भाग 4 का या ए मूल कर्तव्य, ये सभी मिलकर एक कल्याणकारी अर्थात वेलफेयर स्टेट के स्थापना की दिशा में प्रयत्नशील होते हैं और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूलभूत उद्देश्यों की ओर अग्रसर होते हैं। अब हम आगे मूल अधिकारों का वर्गीकरण करेंगे। ये मूल अधिकार वर्तमान में 6 वर्गों में है, अर्थात सबसे पहले हम कहेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा है, यह क्रमानुसार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे निरसित कर दिया गया है। और अब छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यह रोचक है कि इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना था। इसी अनुच्छेद 32 को इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना था क्योंकि इसके द्वारा हम राज्य द्वारा मूल अधिकारों के हनन की दशा में न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 5 प्रकार की जो याचिका विलेख हैं जो संविधान ने सीधे दिए हैं, उनका हम प्रयोग करके अपने मूल अधिकारों को सुरक्षा दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये 6 वर्ग में मूल अधिकार है। यद्यपि मूल अधिकारों की संकल्पना विकासशील है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में मूल अधिकारों को महत्व दिया गया है। जैसे सूचना के अधिकार को भी हम आज मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल करते हैं। स्वच्छ वायु एवं पर्यावरण को भी मूल अधिकार में शामिल करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकारों की संकल्पना दिन प्रतिदिन लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से बढ़ती जा रही है। अब यह हम समझते हैं कि प्रवर्तनीयता क्या होती है, इन्फोर्सेबिलिटी और इनका संरक्षण। प्रवर्तनीयता का अर्थ यह है कि यदि राज्य, यहां राज्य में जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है, सरकार के तीनों अंग शामिल हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। यह अनुच्छेद 12 में राज्य के अंतर्गत वह सभी संस्थाएं शामिल हैं जो कानून बनाने की शक्ति रखती हैं और जिनसे व्यक्ति के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य की एक विस्तृत परिभाषा हम अलग से समझाएंगे, लेकिन फिर अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है। ध्यान रखें बच्चों, मैंने 14 से बताना शुरू किया था, समानता के अधिकार से 12 और 13 छोड़ दिया था। तो अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को इन मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने अर्थात सुरक्षित करने अर्थात राज्य के विरुद्ध ऐसी विधियों और निर्णयों को न्यून करने, न्यूलिफाई करने, शून्य करने की शक्ति दी गई है। तो आगे हम देखते हैं कि 5 प्रकार की रिट पिटीशन, हाइबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, को वारंटो, इनकी चर्चा हमने अलग से भी की है अपने एक वीडियो लेक्चर में, जिसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हाइबियस कॉर्पस का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस का मतलब है परमादेश, प्रोहिबिशन का अर्थ है प्रतिषेध, को वारंटो प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात हो तो हम हाइबियस कॉर्पस का चुनाव करेंगे। आइए इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई भी नागरिक या व्यक्ति
विदेशी भी हो सकता है। हमारे मूल अधिकार कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 14 एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, अनुच्छेद 21 यूनिवर्सल है, अनुच्छेद 20 यूनिवर्सल है। इस प्रकार हम 23 और 24 को भी इस वर्ग में रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करेगा। एक बार यह प्रश्न उठा कि क्या व्यक्ति को मूल अधिकारों के हनन की दशा में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए पहले या हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बताया ये अति संवेदनशील विषय है, एक नागरिक अपने शुद्धानुसार कहीं भी जा सकता है। पीसीएस मुख्य परीक्षा, उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया था कि मूल अधिकारों का संरक्षण या सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कर सकता है। यही एकमात्र ऐसा विषय है जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को समान अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकारों की कुछ विशेषताओं की यहाँ चर्चा कर लें। पहले, माना जाता है कि मूल अधिकारों की प्रकृति निगेटिव है, नकारात्मक है। नकारात्मक का अर्थ ये हुआ कि ये मूल अधिकार संविधान द्वारा सीधे प्रदत्त हैं, एक गारंटी के रूप में है। राज्य गैर विवेक संगत तरीके से इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात राज्य मनमानी तरीके से इन मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि ये मूल अधिकार असीमित है। हमने यहाँ लिखा कि ये असीमित नहीं है, ये युक्त संगत तरीके से इनकी एक सीमा है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हम अनुच्छेद वाइज जब विवरण देंगे तब इसको विस्तार से बताएंगे कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन है। कहने का तात्पर्य यह स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है, हो भी नहीं सकती। अगर किसी स्वतंत्रता को या किसी अधिकार को हम असीमित कर देते हैं तो वह निरंकुश हो जाता है। देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, सामाजिक सद्भाव के आधार पर इन मूल अधिकारों को हम छीन सकते हैं। आपातकाल जब हम लगाते हैं तो इन मूल अधिकारों को हम छीन लेते हैं, यद्यपि सामान्य तरीके से नहीं। और स्वयं संविधान निर्माताओं ने उन ग्राउंड्स को, उन तरीकों में संविधान में लिख दिया है जिस आधार पर इन मूल अधिकारों को कर्टेल किया जाएगा या कम किया जाएगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इन मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? हमने बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में बताते समय ये स्पष्ट किया था कि पहले स्थिति ये थी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस तक ये माना गया था कि इन मूल अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए यह माना कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि संसद आधारभूत ढांचा अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल अधिकार संशोधनीय हैं, इनमें संशोधन हो सकता है। और इसी फैसले के बाद मूल अधिकार अर्थात संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। कहने का तात्पर्य है कि मूल अधिकारों में ऐसी चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनेंगी उन्हें हम संशोधन नहीं कर सकते। जैसे समानता का अधिकार, यह किसी भी हालत में संशोधित करके हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि समानता के अधिकार को हटाने के बाद लोकतंत्र अर्थहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, मूल अधिकार के विषय पर जो हम आज आपको बता रहे हैं वह केवल बेसिक लेवल का बता रहे हैं। अगर आपको इसे डिटेलेड केस सहित, इलस्ट्रेशन सहित विस्तार से पढ़ना है तो टारगेट टाइम्स के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और विस्तार से उसमें समझिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर
आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो आपके लिए कम महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं और वह सभी प्रश्न हम कोशिश करेंगे कि इसी में कवर हो जाएं, लेकिन चूंकि ये एक संक्षिप्त विश्लेषण है, कुछ चीजें छूट भी सकती हैं। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधान पर क्या मूल अधिकारों का भी प्रभाव है? निश्चित रूप से। भारतीय संविधान में जब इन मूल अधिकारों को शामिल किया गया, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कर दी थी। हम देख सकते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 23 मानव व्यापार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 दास प्रथा का अंत, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। इस प्रकार ये जो बातें हैं उन पर साफ साफ हमारे मानवाधिकार की झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं वे दुनिया के किसी भी देश के मूल अधिकारों की तुलना में अधिक विस्तृत और गुणवत्तापूर्ण है। विस्तृत और गुणवत्तापूर्ण का अर्थ यह है कि ब्रिटेन में इन मूल अधिकारों को संसद छीन सकती है, कर्टेल कर सकती है, वहां संसद की सर्वोच्चता है, उसके विरुद्ध न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। वहीं अमेरिका में इन मूल अधिकारों को न्यायपालिका के विरुद्ध संरक्षण नहीं बनाया जा सकता। भारत में ये गुणवत्तापूर्ण इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि ये मूल अधिकार राज्य के तीनों अंगों के विरुद्ध है। एक प्रश्न विद्यार्थियों यह बनता है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में कौन बड़ा है, कौन महत्वपूर्ण है? तो इस विषय पर प्रारंभ में न्यायपालिका की अवधारणा ये थी कि मूल अधिकार विशेष महत्वपूर्ण है। आगे चलकर जब भारत में लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी परियोजनाओं और विकास की नीतियों को आगे बढ़ाना पड़ा, तो निश्चित रूप से न्यायिक विवाद बढ़े और उस न्यायिक विवाद में न्यायपालिका का झुकाव ये होता गया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए मूल अधिकारों को छीना भी जा सकता है। लेकिन समीक्षा मत यही है कि दोनों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना है। मूल अधिकार जहां नकारात्मक प्रकृति के हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं, अर्थात राज्य को उन्हें लागू करना है। ये बात अलग है कि वह प्रवर्तनीय नहीं। इस प्रकार दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक ही राज्य के निवासियों के लोकहित का संरक्षण करते हैं। अब आइए कुछ हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर दें। यद्यपि समय कम है, इसमें हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये टारगेट टाइम्स का पेपर है, भारतीय संविधान पर 24 पेज का, बुक स्टॉलों पर उपलब्ध है और इसे हमारे ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है कि एक नागरिक के मूल अधिकारों को संशोधित करने के लिए कौन प्राधिकृत है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका उत्तर है संसद। अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों का भी संशोधन अब हो सकता है, जैसा कि केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल आधारभूत ढांचा छोड़ करके संसद पूरे संविधान का और किसी भी भाग और अनुच्छेद का संशोधन कर सकती है। एक प्रश्न ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसे दी? तो इसमें 4 विकल्प है: समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अनुसार। तो इसका उत्तर है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, क्योंकि यही इन्फोर्स करती है, प्रवर्तनीय बनाती है। एक क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो बोलो भाई, इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें 4 विकल्प थे, 42, 43, 56, 44। एक प्रश्न है कि मूल अधिकार के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प है इनका प्रावधान भाग 3 में है, बिल्कुल सही है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 तक है। दूसरा है भारत में एकल नागरिकता है, ये भी सही है। नहीं सॉरी, यहाँ यह अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, बिल्कुल सही है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वर्तमान में ये सच है, ठीक है। और डी है उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सही। फिर एक प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अगर यहाँ विकल्प होता सर्वोच्च न्यायालय और एक विकल्प होता सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, तो हमारा उत्तर हो जाता दोनों। एक प्रश्न को और देखिए जो हमें महत्वपूर्ण लग रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय? नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। तो निश्चित रूप से मूल अधिकार, ठीक है। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 37 में ही स्पष्ट कह दिया गया है। अब आए देखें कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस पर है? कौन कुछ मूल अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को कर्टेल कर सकता है? तो 4 विकल्प में राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर है हमारी संसद। तो इस प्रकार और भी कई क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन मूल अधिकारों के विषय पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं। मुख्य परीक्षा में भी इस पर लिखने के लिए मैं समझता हूं कि अवश्य कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इससे जुड़े कई केस हैं, इससे जुड़े अनुच्छेद हैं जिनका विस्तार से हम उल्लेख इस वीडियो लेक्चर में न करके सीधे जो ऐप में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ वो बड़ा, उसमें ज़्यादा समय हम देंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं और अगले वीडियो क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। और ये भी बता दें कि संविधान पर बेसिक से बेसिक परिचय से लेकर संविधान सभा, प्रस्तावना, संघराज्य, नागरिकता, ये वीडियो लेक्चर दिए जा चुके हैं। इनको यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।